दोस्तों आप सभी का स्वागत है यूपीएससी टेस्ट सीरीज 2023 में। आज है ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 3 है। चलिए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम इस टेस्ट में यानी प्रत्येक जो है टॉपिक में हम 100 क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। आपको पूरी ज्योग्राफी कवर करनी है, यानी इसके पहले पहले हम जो है 40 क्वेश्चन करवा चुके हैं। और जब आपके टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तब आपकी हम पीडीएफ इसकी व्याख्या के साथ जो है अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। यानी अभी 100 क्वेश्चन में हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप देखेंगे तो ये आएगा। अगर बात करें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर स्टडी.edu पर जाकर जो है स्टडी.edu IS पर जो है यहाँ स्कैन कर सकते हैं, सर्च करके यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको कोई पर्सनल या मेरे क्वेश्चन में आपको लगता है कि कोई ऑप्शन के में प्रॉब्लम है या आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम नंबर पर 7001 पर आप SMS कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं 5000 प्लस की टेस्ट सीरीज। यानी टोटल सब्जेक्ट मिलाकर लगभग 5000 से 6000 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। जिसमें अभी जो वर्तमान में टेस्ट सीरीज चल रही है वो पॉलिटी की चल रही है। इसके अलावा एनवायरमेंट इकोलॉजी चल रही है, ज्योग्राफी की चल रही है, और इधर जो है CSAT की भी चल रही है। इसके अलावा अब बताने हिस्ट्री की भी हमारी टेस्ट चल रही है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री अभी सॉल्व हो रही है, जिसके 2 टेस्ट हो चुके हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, क्योंकि ये पार्ट 3 है जिसमें हम 40 क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में करवा चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो 41 में भूकंप के बारे में दिया गया है। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 दिया गया है भूकंप डैस्ट्रॉफिक इवेंट है, यानी पटल विरूपण घटना है। ऑप्शन 2 दिया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र भारत में भूकंप गतिविधि की निगरानी के लिए एक नोडल एजेंसी है। ऑप्शन 3 दिया गया है धरातली तरंगों में जो रेले तरंग है सबसे विनाशकारी होती है और यह पूरी तरह से क्षैतिज संचलन से जो है उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों भूकंप के बारे में आपको इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बकायदा जो है आपको ग्राफ के द्वारा और पिक्चर के द्वारा हमने भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब की संरचना और संभावित क्वेश्चन को समझाया था। तो जैसे इसमें पूछा है भूकंप के संदर्भ में 3 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें आपको सही कथन चूज करना है। अगर दोस्तों ऑप्शन 1 की बात करें तो पटल विरूपण बल, क्या अभी इसके पहले बताया है, जो पटल विरूपण बल या डायस्ट्रॉफिक इवेंट जो होता है ये क्या होता है, स्लोली जो है घटना होती है, यानी बहुत ज्यादा, जिसका मतलब होता है बहुत धीमी गति से या क्रमिक विकास के रूप में जो घटित घटना होती है उसको जो है डायस्ट्रॉफिक इवेंट कहते हैं या पटल विरूपण घटना कहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जो है आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा, माउंटेन बनेगा, पर्वत बनता है। पर्वत एक दिन में बन नहीं जाता। पर्वत या पहाड़ कहते हैं, जिसे पठार कहते हैं, बेसिन कहते हैं, तो ये सब जो है या फोल्ड कहते हैं। तो एक प्रकार जो है हिमालय देखेंगे तो वो फोल्ड माउंटेन, वो क्रमिक घटना है यानी डायस्ट्रॉफिक इवेंट है। तो लेकिन अगर भूकंप आना होगा तो ये डायस्ट्रॉफिक नहीं होगा, धीरे धीरे नहीं आता, जब भी आता है एकाएक भूकंप आता है। इस प्रकार देखेंगे ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, सही पूछा है, ये ऑप्शन गलत है। लेकिन अगर हम डायस्ट्रॉफिक इवेंट को धीरे धीरे या स्लोली इवेंट कहते हैं, जिसके द्वारा जो है माउंटेन, पर्वत, पठार, ये फोल्ड बनता है, तो एकाएक जो घटना होती है यानी अचानक सडन जो घटना होती है उसको क्या कहते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। लेकिन सडन घटना को हम लोग जो कहते हैं उसे जो है कैटास्ट्रोफिक कहते हैं, यानी ये डायस्ट्रॉफिक की जगह क्या होता है, कैटास्ट्रोफिक इवेंट कहते हैं, ठीक है, जिसके जो है पृथ्वी के भूप्रकृति से जुड़ा हुआ तुलनात्मक रूप से तीव्र गति से संचलन होता है। यानी जैसे ज्वालामुखी, भूकंप जैसी घटनाएं किसमें आएंगी, कैटास्ट्रॉफिक में आएंगी। और पर्वत निर्माण जैसे संरचना किसमें आएंगी, डायस्ट्रॉफिक इवेंट में आएंगी। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बात किया है, तो ये जो है सही है, क्योंकि भारत में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र जो है वो अपने 24 घंटे निगरानी करता है जो भूकंप की गतिविधि होती है, और उसके लिए क्या है, नोडल एजेंसी है। इसलिए देखेंगे ऑप्शन 2 सही है। तो ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन 1 जिसमें होगा वो ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन 1 इसमें है तो इसमें ये जो है गलत है। अब देखिए ए इसमें जो है ऑप्शन मिसमैच है,
क्योंकि देखिए इसमें ऑप्शन 1 और 2 है, तो ऑप्शन देखिए इससे देख लीजिए, इसमें ऑप्शन मिसमैच है। तो ऑप्शन 1 पे ऑप्शन 1 गलत है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए 1 है, 1 गलत हो जाएगा। बचा कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, यानी ऑप्शन 3 भी सही है। इसके अलावा अगर रिले वेव की बात करें तो ये तरंग एक गति की दिशा, एक ही दिशा में धरातल के ऊपर नीचे और अलग जो अगल बगल घूमते हुए रेलिंग गति करते हैं। जैसे आपने रेलिंग देखा होगा तो गति करते हैं। यह सबसे विनाशकारी तरंग होती है। भूकंप से महसूस होने वाली अधिकांश झटके इसी तरंग के कारण आते हैं। इसके अलावा एक तरंग होती है लव तरंग, लव वेव भी होती है। यह भी जो है सतही यानी सरफेस वेव है, सरफेस वेव ही है। यह पूरी तरह क्षैतिज गति पैदा होती है और क्रस्ट को क्या करती है? अगल बगल घुमाता है। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है भूकंप को केवल विवर्तनीय संचलन और ज्वालामुखी और अन्य प्राकृतिक कारणों से संबंधित माना जा सकता है। ऑप्शन 2 कथन में भूकंप के कारण ऊर्जा का विमोचन एक भ्रंश के साथ होता है, यानी अर्थक्वेक कैन अकर ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट। ठीक है, सही विकल्प चूज करना है। तो भूकंप के संबंध में अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, तो भूकंप जो है ये जो है भूकंप जैसी घटनाएं अगर विवर्तनीय भूकंप होता है, यानी प्लेट के टेक्टोनिक के कारण जो है भूकंप आता है, ज्वालामुखी के कारण भूकंप आता है, जैसे सक्रिय ज्वालामुखी के कारण जो है भूकंप आता है। इसके अलावा क्रस्ट क्षेत्रों और खनन कार्यों से यही जब भूमि नीचे धंस जाती है तो उसके कारण भी भूकंप आता है। तो इस प्रकार देखेंगे केवल जो होता है टेक्टोनिक और ज्वालामुखी अन्य प्राकृतिक कारणों मानव जनित जो है के कारण भी भूकंप आता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत है। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि भूकंप की उत्पत्ति ऊर्जा की निर्मुक्त के कारण होती है, जो सभी दिशाओं की यात्रा करने वाली तरंगों से उत्पन्न होता है। इस ऊर्जा का जो विमोचन एक भ्रंश के साथ होता है। ठीक है, जो क्रिस्टल चट्टानों में तेजी से तेज विराम है। एक भ्रंश के साथ चट्टानें विपरीत दिशाओं में चलती हैं, जिनका घर्षण द्वारा क्या होता है, इसकी बात कर रहा है, ट्रांसफर बाउंड्री की बात कर रहा है, जिससे घर्षण द्वारा जब भ्रंश का निर्माण होता है, यानी एक चट्टान इधर जा रही है, एक चट्टान इधर जा रही है, तो बीच में जो रहता है पैरेलल जब जाती हैं तो इनके घर्षण द्वारा क्या आता है? भूकंप आता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफर बाउंड्री की बात कर रहा है। इस प्रकार जो है ऑप्शन 2 सही है। तो इसमें क्या सही पूछा है? ऑप्शन 2 सही, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44, इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 दिया पृथ्वी के आंतरिक भाग को लगातार बहिर्जनित बलों द्वारा यानी एक्सोजेनिक फोर्स द्वारा आकार दिया जाता है। ऑप्शन 2 दिया है भिन्न भिन्न गहराई पर पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्वों के गुण उसके दाब और तापमान द्वारा नियंत्रित होते हैं। सही उत्तर चूज करना है। यानी अगर ऑप्शन 1 की बात करें दोस्तों, तो इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग को लगातार एक्सोजेनिक बलों द्वारा यानी बहिर्जनित बलों द्वारा आकार दिया जाता है। तो बल 2 टाइप के लगते हैं। यानी अगर बात करें पृथ्वी के मूवमेंट में, अगर बात करें पृथ्वी की जो गति होती है, पृथ्वी की गति जो है पर 2 फोर्स कार्ड करते हैं। अगर उत्पन्न बल के आधार पर बताएं तो एक होता है एक्सोजेनिक यानी बाह्य बल, और होता है एंडोजेनिक यानी आंतरिक बल द्वारा 2 बल काम करता है। ठीक है, उत्पन्न बल के आधार पर इसको देखते हैं। तो अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 सही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग को लगातार बहिर्जनित बलों द्वारा आकार दिया जाता है। तो बहिर्जनित बल द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग को नहीं, बल्कि क्या कर पृथ्वी के धरातल, जबकि ये एक्सोजेनिक यानी बहिर्जात बल की बात कर रहा है, तो पृथ्वी के धरातल पर जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको आकार देगा, ना कि पृथ्वी के अंतर। यही अगर एंडोजेनिक होता यानी अंतर्जात बल होता, तब आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को आकार दिया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत है। तो इसमें सही कोड चूज करना है। तो ऑप्शन 1 जहां होगा वो गलत हो जाएगा। बचा कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, यानी भूपर्पट्टी से क्रोट तक तापमान और दाब में भिन्नता होती है। इसके पहले वाले लेक्चर हमने बताया पृथ्वी को 3 मेन सतहों पर बांटते हैं, यानी मेन अगर बात करना हो तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, इसमें जो है अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट हो जाएगा, अपर मेंटल लोअर मेंटल हो जाएगा, अपर कोर लोअर कोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे पृथ्वी की जो है अगर परपट्टी से क्रोट तक जाएंगे तो तापमान और प्रेशर में क्या होता है? भिन्नता पाई जाती है। कहीं पर जो है तापमान और दाब में अंतर पाया जाता है, क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि अगर देखेंगे आउटर कोर में जाएंगे तो ये जेली रूप में होता है या लिक्विड होता है, और यहाँ जाएंगे आप स्टेनोस्फीयर, यहाँ भी आप जो है जेली रूप में, जिसमें पृथ्वी जो है संचलन कर रही, क्रस्ट, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट। तो इस प्रकार देखेंगे जब पदार्थों के गुणों में अंतर पाया जाएगा तो तापमान और दाब में भी इसके अंतर होता है। उसके कारण जो है
पृथ्वी के आंतरिक भाग में अंतर भी आता। इसके अलावा जो है वहां की डेंसिटी में भी आपको अंतर दिखाई देगा। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित तत्वों पर भूकंप के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन एक, वह बिंदु जहां भूकंप ऊर्जा पृथ्वी के अंदर निकलती है वैसे अधिकेंद्र यानी क्या जाता है, ईपी सेंटर कहा जाता है। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दो की बात करें, भूकंपी तरंगों की दिशा भिन्न भिन्न घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने में परिवर्तित होती है। ऑप्शन तीन की बात करें, पदार्थों का घनत्व जितना कम होगा, ठीक है, वह भूकंपी तरंगों का वेग उतना अधिक होता है। तो गलत आंसर आपको चूज करना है, इसमें जो है आपको गलत चूज करना है। ठीक है, तो भूकंप मूल जो है और फोकस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उद्गम केंद्र कहां से निकल रही है और कहां पर महसूस हो रही है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यानी वह बिंदु जहां भूकंप की ऊर्जा जो है पृथ्वी के अंदर से निकलती है उसे जो है ईपी सेंटर नहीं कहते, उसे फोकस बिंदु कहते हैं। यानी जहां से जो है उत्पत्त हो रही निकल रही है ऊर्जा, वहां से उसका फोकस कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। तो इस प्रकार यह ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। और जो हाइपो सेंटर होता है या अवकेंद्र, इसे जो है फोकस या हाइपो सेंटर भी कहा जाता है। इसके अलावा जबकि जो भू सतह पर आप देखेंगे वह बिंदु जो होता है जो उद्गम केंद्र के समीप तो होता है, यानी जहां से एनर्जी निकल रही है उसे क्या सबसे पहले जहां उसे क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। इस प्रकार जो है उल्टा दिया गया है, इसमें ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। जिसमें गलत पूछा है तो जहां ऑप्शन एक होगा वो ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ऑप्शन बी में एक नहीं है, ऑप्शन ए और जो है सी में है। वहीं ऑप्शन दो की बात करें तो ये सही है, क्योंकि भूकंपी तरंगे की दिशा भिन्न भिन्न घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने वाले परिवर्तित होती है। यानी अगर बात करें पी और एस वेव की, तो उसमें आप जो है उसकी जो अपनी गुणधर्मता के आधार पर जो है भिन्न भिन्न जो है पदार्थों से वो गुजरती है। तो इस प्रकार देखेंगे ये ऑप्शन एक गलत है, ऑप्शन दो सही है। ठीक है, यानी अगर बात करें भूकंप से ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है, और भूकंप तरंगें दो प्रकार की होती है। यानी अगर बात करें वेव की, भूकंप वेव की या अर्थक्वेक वेव की, तो अगर बात करें इसमें क्या होता है, पहला जो होता है बॉडी वेव होता है, यानी जो पृथ्वी के अंदर धरातल पर चलता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है सरफेस वेव होता है। हम ऑप्शन दो की व्याख्या देख रहे हैं। ठीक है, और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है। ठीक है, और भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से मुक्त होने वाली प्रथम तरंगे होती हैं, जबकि क्या होती है, भूगर्भिक तरंगों के धरातल से टकराने से धरातलीय तरंगे उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन दो सही है। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन सही नहीं है, क्योंकि पदार्थों का घनत्व जितना अधिक होगा, यानी पदार्थों का घनत्व जितना अधिक होता है उतना जो है उसका जो है तरंगों का वेग भी उतना ही अधिक होता है। यानी पदार्थों का घनत्व जितना कम होगा, भूकंपी तरंगों का वेग उतना ही कम होगा, यानी डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस प्रकार देखें एक और तीन जो है इसमें गलत पूछा है, इसमें ऑप्शन एक और तीन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें भूकंपी तरंगों के संदर्भ में विचार कीजिए। पी तरंग यानी प्राइमरी और एस तरंग सेकेंडरी और धरातलीय तरंग यानी सरफेस वेव की बात किया गया। पृथ्वी की सतह पर इन तरंगों को आरोही यानी बढ़ते आने के क्रम की सही क्रम क्या होगा, यानी सबसे पहले कौन सी तरंग आती है। तो इसमें आपको पता ही है सबसे पहले क्या आएगी, सबसे पहले पी तरंग प्राइमरी वेव आएगी, उसके बाद सेकेंडरी आती है, फिर जो है धरातली आती है। यानी पहले तरंगे जो है इस तरह चट्टानों के पैरेलल चलती है, सॉरी क्षैतिज चलती है। फिर जो यस तरंग होती है वो जिगजैग मोशन में चलती है, अंधेर में चलती है या अनुप्रस्थ में चलती है। उसके बाद जो है सरफेस तरंग यानी सरफेस तरंग जो है धरातलीय तरंग सबसे विनाशकारी होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की। तो 46 में पूछा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन भूकंपी तरंगों के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन एक है पी तरंगे उन पदार्थों में घनत्व और घनत्व अंतर उत्पन्न करने के लिए जवाबदेही होती है जिनसे वो गुजरती है। ऑप्शन बी की बात करें इस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की तुलना में कम विस्तृत होता है। ऑप्शन सी की बात करें सभी प्रकार की भूकंपी तरंगों की तुलना में भूगर्भिक तरंगे सबसे विनाशकारी होती है। ऑप्शन डी की बात करें तो अधिकांश भूकंपी तरंगे तरंग प्रसार की दिशा के समानांतर कंपन करती हैं। तो सबसे उपयुक्त बताना है इसमें भूकंपी तरंगों के संदर्भ में। तो ऑप्शन एक की बात करें तो ये सबसे उपयुक्त लग रहा है, क्योंकि अगर पी तरंगों के कंपन की दिशा जो है तरंगों के प्रसार की दिशा के समानांतर, जैसे मैंने बताया जो प्राइमरी वेव, पी को प्राइमरी वेव भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये रॉक्स है तो तरंग उत्पन्न हुई,
भूकंप मूल से, और ये तरंग जो है इसके जो है क्षैतिज चलती है, और एस तरंग जो होती है वो जिगजैग मौसम यानी अंदर चलती है। तो इस प्रकार देखेंगे तो उत्पन्न करने के लिए जवाब जिनसे वो गुजरती है तो उनके घनत्व में अंतर क्या होता है, उसके लिए जवाबदेही होती है। यानी पी तरंगों की दिशा तरंग के प्रसार की दिशा के समानांतर होता है। यह तरंग जिन पदार्थों से होकर गुजरती है उनमें संकुचन व तनाव उत्पन्न करती है। अतः इस प्रकार जिन पदार्थों से गुजरती है उसमें घनत्व अंतर उत्पन्न होते है, जवाबदेही होती है। अन्य सभी भूकंपी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों प्रसार की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही नहीं है, क्योंकि एस तरंग जो होती है, एस तरंगों का छायाछत पी तरंगों की तुलना में जो है कम विस्तृत नहीं होता है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन बी भी नहीं सही, यानी अधिक सबसे उपयुक्त पूछा है, तो इस प्रकार जो है ऑप्शन ए इसमें सही है, यानी तीनों ऑप्शन गलत है। और इसमें जो है सभी प्रकार की भूकंपी तरंगों की तुलना में जो यहाँ भूगर्भिक तरंगें सबसे हानिकारक नहीं होती, जो सरफेस वेव होती हैं वो सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, यानी सतही जो तरंग होती है वो सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, अधिकांश भूकंपी तरंगे जो तरंगों का प्रसार होता है वो लंबवत होता है, समानांतर होता है, लंबवत होता है, यानी तरंग ही तरंग के प्रसार के दिशा के समानांतर कंपन करती है, और इस कारण जिन पदार्थों से होकर गुजरती है उसमें घनत्व का अंतर उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन ए सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। 47 में लिखा है निम्नलिखित घटनाओं के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन ए दिया है बड़े बांधों का निर्माण, ऑप्शन दो दिया है अत्यधिक खनन गतिविधियां, ऑप्शन तीन दिया है गुरुत्वीय बल, ऑप्शन चार दिया है ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन पांच दिया है सशक्त ज्वरी तरंगे। तो उपरोक्त में कौन सी घटनाएं भूकंप द्वारा घटित उत्तरदायी होती हैं? तो इसमें चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन एक में एक और दो, और ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है दो तीन चार, ऑप्शन बी में दिया है एक दो पांच, ऑप्शन सी में दिया है एक दो चार, ऑप्शन डी में दिया है एक दो तीन चार पांच। तो इसमें सबसे उपयुक्त आपको बताना है। ठीक है, तो भूकंप के घटित होने के कारण क्या उत्तरदायी है? तो अगर देखेंगे इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए की बात करें, जैसे अगर मैन मेड भी भूकंप आते हैं, बड़े बांधों के निर्माण से भी क्या होता है, जब उसमें धीरे धीरे पानी जमा होता है, जमा होने के बाद एकाएक जब दबाव बढ़ता है, दबाव बढ़ने से क्या होता है भूकंप की घटनाएं होती हैं। इस प्रकार ऑप्शन एक सुमेलित है। ऑप्शन दो ही अत्यधिक खनन कार्य जब जमीन बैठ जाती है तो भी भूकंप आता है। ऑप्शन तीन की बात करें गुरुत्वीय बल भी भूकंप का लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, सॉरी, गुरुत्वीय बल भूकंप के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। उसका कारण है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के धरातल के नीचे उपस्थित चट्टानों भ्रंश रेखा के साथ आकस्मिक संचलन है। पृथ्वी के धरातल नीचे उपस्थित चट्टानें उनके मध्य उपस्थित घर्षण द्वारा जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार देखेंगे तो टेक्टोनिक भूकंप के कारण जो है ऐसा होता है, ना कि गुरुत्वीय बल के कारण होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन तीन जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन चार की बात करें ज्वालामुखी कारण भूकंप आता है। ऑप्शन पांच की बात करें सशक्त ज्वरी तरंग यानी टाइडल वेव के कारण कभी भूकंप नहीं आता। इस प्रकार जो है देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सुमेलित है, तो ऑप्शन सी देखेंगे, यानी एक दो चार, ऑप्शन एक दो चार जो है इसमें सुमेलित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 48। घटना दी गई है और संबंध परट, उपरोक्त में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? यानी मोहो डिस्कंटिन्यूटी, या हमने आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था पृथ्वी को बराबर भाग के बताया था कि क्रस्ट मेंटल कोर को जो है, और उसके अलावा अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर कोर, लोअर मेंटल अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को। तो यही दिया गया है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी का संबंध मेंटल कोर से है, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी का संबंध भूपर्पटी मेंटल से है, दुर्बन मंडल का संबंध केवल जो है मेंटल से है, स्थल मंडल का संबंध केवल भूपर्पटी से। इसमें कौन सा सही नहीं है? इसमें आपको ध्यान देना, एक बार और ध्यान दें, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें मोहो डिस्कंटिन्यूटी की या मोहो असंतत की, तो अगर देखेंगे सपोज पृथ्वी को हम तीन भागों में बांट लेते हैं। पहले मेन तीन भागों में बांटते हैं, को क्रस्ट मेंटल कोर, फिर इसके बाद पृथ्वी को बांट लेंगे हम
इसके क्रस्ट के अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट कर देंगे, अब मेंटल को अपर मेंटल लोअर मेंटल कर देंगे, अपर कोर लोअर कोर कर देंगे। अब देखेंगे मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी या मोहोरिक्स आसन तत्व को देखेंगे तो इसे क्या क्या अलग करता है। मेंटल और भूपर्पटी के मध्य यानी क्रस्ट और जो है मेंटल के मध्य क्या बनता है, मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी बनती है। तो इस प्रकार देखेंगे ये ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, ये डिस्कॉन्टिन्यूटी जो है जहां पर भूकंपी तरंगें अपना वेग परिवर्तन प्रदर्शित करती हैं। ऑप्शन 2 की बात करें, गुटेनबर्ग जो है ये जो है मेंटल और कोर के मध्य बनता है, यानी यहां पर मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है। तो इस प्रकार देखेंगे भूपर्पटी और मेंटल के बीच जो है नहीं बनता है, इस प्रकार ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 जो है ये सही है, क्योंकि दुर्बल मंडल को क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। दुर्बल मंडल को एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। मेंटल के ऊपरी परत यानी मेंटल के ऊपरी परत जो है में पाई जाती है, इस परत में क्या होता है, लावा और मैग्मा जो है। मेंटल के ऊपरी परत में क्या पाया जाता है, लावा में, जहां से लावा का मैग्मा का उद्गार होता है, ऊपर आके लावा का रूप में होती है। तो मेंटल के ऊपरी परत में ही मैग्मा का उद्गार होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो दुर्बल मंडल का संबंध केवल है मेंटल से है। ठीक है, और जो ये एस्थेनोस्फीयर होता है ये इसे क्या कहते हैं, इसे वीकनेस, ये बहुत ज्यादा वीक होता है, ये टूट फूट कर जो है ये मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है। और इसके विस्तार की बात करें लगभग पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर जो है तक होता है। तो इस तरह देखेंगे ऑप्शन 3 जो है सही है, 4 गलत है, क्योंकि स्थल मंडल केवल भूपर्पटी से संबंध नहीं होता है। लिथोस्फीयर या स्थल मंडल वह परत होती है जो पृथ्वी के भूपर्पटी और मेंटल की सबसे ऊपरी परत जो है से संबंधित होता है, यानी पृथ्वी के धरातल से 10 से 200 किलोमीटर तक विस्तृत होता है। इस प्रकार इसमें देखेंगे कौन कौन सा गलत है, यानी 1, 2 और 4। 1, 2, 4 कहाँ है, ऑप्शन ए जो है 1, 2, 4। अब क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है सील्ड ज्वालामुखी, ऑप्शन 2 बसाल्टिक ज्वालामुखी निर्मित सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी होता है। ऑप्शन 2 की बात करें, डेक्कन ट्रैप मिश्रित ज्वालामुखी का उदाहरण है, जो कि एक ज्वालाखंडस यानी पायरोक्लास्टिक पदार्थ से बना है। सही उत्तर चूज कीजिए, यानी आपको सही उत्तर जो है चुनना है क्वेश्चन नंबर 49। तो ऑप्शन 1 की बात करें, ऑप्शन 1 सही नहीं, क्योंकि सील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी में सबसे विशाल होते हैं, जो कि बसाल्ट से बने होते हैं, और बसाल्ट बहुत ही तरल लावा होता है। तो ठीक है, अब बसाल्टिक लावा से निर्मित सबसे विस्फोटक नहीं होते हैं, सबसे बड़े ज्वालामुखी, लेकिन बसाल्टिक लावा जो होता है सबसे तरल होता है। तो विस्फोटक लावा ज्वालामुखी नहीं होते। इसका लावा क्या होता है, जैसे मैग्मा मान लीजिए एस्थेनोस्फीयर से उद्गृत होकर पृथ्वी की सतह पर, तो लावा जो है क्या होती है, बहुत दूर तक या मैदानी इलाकों तक फैल जाती है। और जो एसिडिक लावा होते हैं उसमें बहुत ज्यादा विस्फोट होता है। तो ध्यान रखना, सील्ड ज्वालामुखी बसाल्टिक लावा से निर्मित होती है, और यह काफी ऊंचाई तक बनी होती है, इसकी ऊंचाई विशाल होती है। तो इन ज्वालामुखियों से क्या होता है, तीव्र ढाल विकसित नहीं होने देता, क्योंकि ये बहुत दूर तक फैला होता है, क्योंकि ये बहुत तरल अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन यदि इनकी जो निकास यानी वेंट जो होती है, नलिका, जैसे सपोज ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, यहां से हो रहा है, अब यहाँ पे छोटी छोटी नलिकाएं बनी होती हैं, ज्वालामुखी जहां से निकलता है। अगर इनकी नलिकाओं में जो है पानी घुस जाए यानी भीतर चला जाए तो ज्वालामुखी विस्फोट भी कहा जाता है। हालांकि ये बसाल्ट लावा से निर्मित होते हैं, किंतु विस्फोट होना भी इनकी विशेषता नहीं है। यानी काल्डेरेरा ज्वालामुखी कुंड का सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी माना जाता है। ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तो वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय क्या स्वयं नीचे धंस जाते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 जो है गलत है। ऑप्शन 2 देखेंगे तो ऑप्शन 2 भी गलत है, क्योंकि दक्कन ट्रैप जो है मिश्रित ज्वालामुखी से बसाल्टिक लावा यानी तरल जो होते हैं लिक्विड लावा से प्रकार से बना ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार तो है, इसमें सही उत्तर ऑप्शन 1 ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा परिणाम होगा यदि पृथ्वी की धुरी इसकी परिक्रमण की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के तल के लंबवत होती है। ऑप्शन 1 है पृथ्वी के विभिन्न भागों के में दिन और रात की अवधि भिन्न होगी। ऑप्शन बी है वर्ष के ठीक मध्य में विषुव की घटना होगी। ऑप्शन 3 है
पृथ्वी के विभिन्न भागों में यदि दिन रात समान अवधि होगी। इसके अलावा ऑप्शन डी है आर्कटिक वृत्त में वर्ष पर्यंत अंधेरा और आर्कटिक होत इसके विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होगी। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 50 में सॉरी, यदि पृथ्वी की धुरी इसकी परिक्रमण की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की तरह लंबवत होगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है क्या घटना हो सकती है। तो ऑप्शन 3 देखें, क्योंकि पृथ्वी की धुरी अपनी परिक्रमण की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के तल के लगभग 66.5 डिग्री क्या है कोण पर झुकी हुई है। ये पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी अपनी धुरी की जो परिक्रमण होता है दीर्घ वृत्ताकार जो होता है उसके जो है क्या होता है, वो जो पृथ्वी का जो है तल होता है उससे क्या 66.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने कक्ष के झुकाव का परिणाम स्वरूप विभिन्न भागों में दिन रात जो है भिन्न भिन्न होता है और पृथ्वी पर मौसमों का विकास भी हो पाता है यदि पृथ्वी अपने अक्ष की कक्षा के क्या होता है लंबवत झुका होता है। अपनी कक्षा के क्या होता है लंबवत झुका होता तो पृथ्वी की विभिन्न सतहों पर दिन रात की अवधि समान होती। ठीक है, तो उस पर सूर्य का प्रकाश दोनों पर जो है बराबर पड़ता है। इस प्रकार देखेंगे, इस पे जो है ऑप्शन सी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। निम्नलिखित कथनों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है पृथ्वी के महाद्वीपों और महासागरीय परपटी पर तैर रहे हैं। ऑप्शन 2 की बात करें, महासागरीय परपटी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है जबकि महाद्वीपीय परपटी का निर्माण बासाल्टिक चट्टानों से हुआ है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अगर आपने लेक्चर 2 देखा होगा उसमें हमने इसकी व्याख्या की है। तो अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो दिया है पृथ्वी के महासागरीय और महाद्वीपीय परपटी पर तैर रहे हैं। तो ऑप्शन अगर आप जो है और फर्स्ट लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, तो हो सकता है इसमें आपको आसानी मिल जाए। तो ये जो है पृथ्वी के महाद्वीपीय महासागर महाद्वीप पृथ्वी के महाद्वीप यानी जो पर्वत पठार मैदान है वो महासागरीय परपटी पर तैर रहे हैं। तो देखेंगे ऑप्शन 1 जो है इस प्रकार देखेंगे तो ये सही है, क्योंकि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या परपटी 2 प्रकार की होती है। उसमें क्या कहते हैं महासागरी यानी ओशनिक और कॉन्टिनेंट 2 प्रकार की परपटी होती है। महाद्वीपीय परपटी किससे बनी होती है, महाद्वीपीय परपटी ग्रेनाइट से बनी होती है। ठीक है, सॉरी कॉन्टिनेंट प्लेटी या महाद्वीपीय प्लेटी किससे बनी होती है ग्रेनाइट से, और ओशनिक प्लेटी किससे बनी होती है बसाल्टिक से बनी होती है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 2 जो है सही नहीं है, उल्टा दिया गया। ऑप्शन 1 सही है, इसमें सही पूछ ऑप्शन 1 जो है इसमें सही होगा। इसके अलावा इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। अगर बात करें जो महाद्वीपीय प्लेटी परपटी या महाद्वीपीय क्रस्ट है वो ग्रेनाइट से बनी होती है जिसमें क्या सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा बात करें महाद्वीपीय परपटी का घनत्व जो है महासागरीय परपटी की तुलना में क्या होता है, यानी ओशनिक क्रस्ट का घनत्व जो होता है कॉन्टिनेंट की तुलना में क्या होता है डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और महासागरीय जो क्रस्ट होता है उसका निर्माण क्या होता है सघन बासाल्टिक चट्टानों से हुआ है जिसमें सिलिका और आयरन पाया जाता है, यानी इसमें सियाल पाया जाता है, इसमें सीमा पाई जाती है। तो इस प्रकार देखेंगे महासागरीय जो क्रस्ट है वो महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में अधिक सघन है, इसलिए माना जाता है कि महाद्वीपीय क्रस्ट महासागरीय परपटी पर तैर रही है। इसकी व्याख्या हो गई। तो इसमें सही पूछा है, तो इसमें जो है ऑप्शन 1 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 आग्नेय चट्टानों की संरचना क्रिस्टलीय होती है और इनके जीवाश्म कुछ अंश पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 पताली या प्लूटोनिक शैलें वह आग्नेय चट्टानों की होती हैं जो पृथ्वी के धरातल के नीचे ठंडी हो जाती हैं। ऑप्शन 3 की बात करें संगमरमर ग्रेफाइट शिस्ट आग्नेय चट्टानों की महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो सही उत्तर आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन 1 देखेंगे। ऑप्शन 1 में क्या दिया है आग्नेय चट्टानों की संरचना क्रिस्टलीय होती और उसमें जीवाश्म कुछ अंश पाए जाते हैं। तो अगर चट्टानों की बात करें तो क्रिस्टलीय होगी, लेकिन यह चट्टानों में जीवाश्म किसी भी परत से रहित होते हैं, यानी होता नहीं। इसमें निर्माण चट्टान की भू प्रॉपर्टी के नीचे लावा ठंडा होने के जमने की इतना ज्यादा लावा में जीवाश्म के धन कहाँ से पाए जाते हैं, जीवाश्म में अंश कहाँ से पाए जाएंगे कुछ। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें यानी गलत दिया है तो ऑप्शन 1 जिसमें रहेगा उसको एलिमिनेट कर दीजिए, बचा बी सी डी। ऑप्शन 2 की बात करें तो आग्नेय चट्टान जो है वो क्या पताली या ज्वालामुखी चट्टानें होती हैं। प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण तब होता है जब लावा पृथ्वी के धरातल के नीचे ठंडा होकर जम जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 3 की बात करें
तो ऑप्शन 3 जो है गलत है, क्योंकि संगमरमर, ग्रेफाइट, शिस्ट आदि जो है किससे रूपांतरित, ये रूपांतरित जो है शैलों के उदाहरण, रूपांतरित या फिर जो है कायांतरित, यानी जिसकी काया पलट गई हो, उनके शैलों के उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों के उदाहरण में देखेंगे, आग्नेय चट्टान के उदाहरण में कौन कौन से चट्टान आएंगे, आग्नेय चट्टान के उदाहरण में आएंगे बसाल्ट, ग्रेनाइट इत्यादि। तो इस प्रकार देखेंगे, इसमें ऑप्शन 3 सही नहीं है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 1 सही नहीं है। तो सही उत्तर पूछा है तो ये बी आंसर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। तो उसमें दिया है दोनों गोलार्धों उष्णकटिबंध सूर्य की गति की अधिकतम सीमा निर्धारित करते हैं। ऑप्शन 2 दिया है शीत ऋतु के दौरान सूर्य तिरछी किरणें कम तापमान हेतु जिम्मेदार होती हैं। ऑप्शन 3 की बात करें, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर उषा काल और गोधूलि की अवधि लंबी होती है, यानी पीरियड ऑफ डॉन एंड ट्विलाइट आर लॉन्गर इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। और 4 की बात करें, जून आयनत, यानी जून सोल्स्टिस इज के दौरान क्या होता है, छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। तो सही उत्तर आपको चूज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन 1 की बात करें, तो उत्तरी गोलार्ध जो होता है में कर्क और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा द्वारा सूर्य की गति को प्रतिबंधित किया जाता है। यानी अगर देखें, सपोज मैं आपको बताऊं, ये सन है, ठीक है। अब पूरे जो वर्ष को 4 डिवाइड करते हैं, यानी अगर मान लीजिए ये 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी टिल्ड है, चुकी हुई है, तो अगर ये बीच में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ऊपर हो जाएगा कर्क रेखा 23.5 डिग्री, नीचे हो जाएगा मकर रेखा। अगर सूर्य का प्रकाश लंबवत कर्क रेखा पड़ रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या गर्मी का सीजन रहेगा, और वहीं जब इधर कर्क रेखा पड़ेगा सूर्य का प्रकाश, तो इधर पृथ्वी झुकी हुई है, तो इधर सूर्य का प्रकाश सीधे मकर रेखा पर पड़ेगा, यानी मार्च की स्थिति जून की स्थिति जो है, या मार्च की स्थिति, यानी उसके अपोजिट होगा। और इधर जब सूर्य का प्रकाश इसके क्या होता है, लंबवत पड़ता है, यानी विषुव की स्थिति कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे, ऑप्शन 1 की बात करेंगे तो ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि दोनों गोलार्धों में उष्णकटिबंध सूर्य की गति की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है, शीत ऋतु के दौरान सूर्य की तिरछी किरणें कम तापमान हेतु जिम्मेदार होती है। ऑप्शन 3 की बात करें, तो ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 जो है सही नहीं है, क्योंकि गोधूल से आशय है सूर्यास्त से प्रारंभ व पूर्ण अंधकार के मध्य की अवधि को गोधूली कहा जाता है। उषा काल के से आशय है सूर्योदय व पूर्ण दिन के प्रकाश के मध्य की अवधि से है। उषा काल और गोधूल के दौरान सूर्य क्षितिज के नीचे होता है, जिसे पृथ्वी को विसरित या अपवर्तित प्रकाश से प्राप्त होता है। क्योंकि तिरछी किरणों समशीतोष्ण अक्षांशों पर पड़ती हैं, जिससे उषा काल या गोधूल की अवधि लंबी होती है, जबकि कटिबंधों के पास यह अवधि लगभग नगण्य होती है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 3 जो है सही नहीं है, 1 और 2 सही है। अब बात करें ऑप्शन 4 की, तो इसमें जून आयनत, यानी जून का जो सबसे टाइम होता है, जून आयनत या ग्रीष्म आयनत, जो 21 जून का टाइम होता है, 21 जून, तो उस टाइम क्या होता है, सूर्य जो होता है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधे ऊपर की ओर चमकता है। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का अनुभव करते हैं, जिनमें क्या होता है, दिन अधिक लंबे और रातें अधिक छोटी होती हैं। इस प्रकार इसमें जो है उल्टा दिया गया है, तो इस प्रकार ये भी ऑप्शन गलत है। 1 और 2 सही है, 1 और 2 सी में है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन पृथ्वी पर ऋतुओं के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए है, ऋतुओं की घटना घटित होने हेतु तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन 2 की बात करें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऋतुओं का प्रभाव कम स्पष्ट होता है। ऑप्शन 3 की बात करें, पृथ्वी का अच्छी झुकाव उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु के जल्दी आगमन हेतु जिम्मेदार है। ऑप्शन 3 की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर आयनत का मतलब ठंडी का सीजन की बात कर रहा है, के दौरान क्या होता है, एक सकारात्मक ऊष्मा संतुलन होता है। तो इसमें देखिए कौन सा जो है पृथ्वी पर ऋतुओं के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन 1 सही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन दिन व रात की घटना हेतु जिम्मेदार है, न कि ऋतुओं की घटना। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 सही है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऋतुओं का प्रभाव कम स्पष्ट होता है, क्योंकि गर्मी यहाँ पर कौन सा जो है प्रभाव का आपको दिखाई देगा, यानी भूमध्य रेखा के आसपास वर्ष पर्यंत क्या दिन रात लगभग बराबर होते हैं।
क्योंकि दिन में सूर्य की स्थित भिन्नता लगभग नगण्य होती है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन सी की बात करें तो ये जो है सही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का अच्छी झुकाव दिन या रात की लंबाई में भिन्नता के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो बसंत ऋतु नहीं, दिन या रात जो झुकाव होता है। अब इसमें बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी भी जो है इसमें गलत ही है, क्योंकि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के सीधे ऊपर चमक रहा होता है तब जो है दिसंबर यानी 22 दिसंबर का दिन होता है, वो शीत आयनात होता है, वो उत्तरी गोलार्ध हेतु अनुभव करता है। इस प्रकार इसमें उल्टा दिया गया, यानी अगर यहाँ पर जो है दक्षिणी गोलार्ध होता, यहाँ पर शीत दिसंबर आयनात बताता, तो उत्तरी गोलार्ध के लिए क्या होगा, ये यहाँ पर ठंडी होगी। तो इस प्रकार देखेंगे 22 दिसंबर का दिन जो है इस दौरान क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का अनुभव करता है, जिसे नकारात्मक ऊष्मा की प्राप्त होती है, और ऊष्मा शुद्ध लाभ उत्तरी गोलार्ध सीमा के दौरान प्राप्त होता है। इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन डी सही नहीं है। तो सबसे उपयुक्त कौन सा हो जाएगा, सबसे उपयुक्त हो जाएगा, इसमें पूछा है तो ऑप्शन बी सबसे उपयुक्त हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। प्लेट विवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है मेंटल में संवहन धारा प्लेट की गति के पीछे प्रेरक शक्तियां में से एक है। ऑप्शन दो की बात करें, मध्य महासागर के महासागरीय कटक के क्षेत्र में भूकंप केंद्र गहरे होते हैं। ऑप्शन तीन की बात करें, महाद्वीपीय उत्थान महासागरीय कटक का एक भाग है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो 4 कथन दिए गए, आपको सही कथन चूज करना है। तो इसमें आपको प्लेट टेक्टोनिक के संबंध में विचार करना है। अगर बात करें ऑप्शन ए की बात करें, तो प्लेट टेक्टोनिक को गति देने की, प्लेट टेक्टोनिक जिस कारण जो है गति करती है, तो पृथ्वी के भीतर क्या होता है, मेंटल में उष्मा के संवहन से 2 मुख्य स्रोत होते हैं। यानी अगर कौन कौन से होते हैं, यानी अगर रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं उनके विघटन से क्या होता है और अवशिष्ट उष्मा होती है, वो जो है उनके कारण जो है ये समान धारा जो प्लेट की गति के बीच जो है शक्तियों में से एक है। तो इस प्रकार देखेंगे ये जो है ये सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ये भी सही, क्योंकि उथले केंद्रित भूकंप आमतौर पर 30 किलोमीटर से कम गहरे मध्य महासागर के किनारे से जुड़े हुए होते हैं। तो उथले फोकस के भूकंप आमतौर पर क्या बड़े पैमाने पर फैलते हैं, जिससे क्या होता है, सतह या क्रस्ट जो होता है को अधिक नुकसान होता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन तीन की बात करें तो ये भी सही है, क्योंकि जो महाद्वीपीय सीमा होती है या मार्जिन जिसे कहते हैं, महाद्वीपीय के निकट पाया जाने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है। महाद्वीपीय सीमा को 3 अलग अलग विशेषताएं होती हैं, यानी महाद्वीपीय उत्थान, महाद्वीपीय ढलान, महाद्वीपीय शेल्फ। तो ये भी ध्यान रखना है आपको जो है, जैसे ये सपोज महाद्वीप है, इधर आएंगे फिर ढलान आएगा, ये आपको महासागर, आपको ये फिगर आपको ध्यान रखना है, कई भी बार पूछ लेता है। अब पूछेगा तो महाद्वीपीय मार्जिन सीमा जो है महाद्वीपों के निकट एक उथला क्षेत्र होता है। तो महाद्वीपीय सीमा 3 अलग अलग विशेषताएं होती है। महाद्वीपीय उत्थान, यहाँ महाद्वीपीय उत्थान पाया जाता है, यहीं कॉन्टिनेंटल जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाया जाएगा, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप पाया जाएगा, ढाल पाया जाएगा। उसके बाद तो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर गहरा सागर नीतल पाया जाएगा, यहाँ ट्रेंच पाया जाएगा। तो यही कह रहा है कि महाद्वीपीय उत्थान मध्य महासागरीय कटक का ही भाग होता है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन ये 3 भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, उपयुक्त सभी सही है, सॉरी इसमें जो है कौन सा कथन सही पूछा है ना 55 में, तो इसमें जो है तीनों सही है, यानी ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है और ऑप्शन 3 भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है पूछा है, तो इसमें उपयुक्त में से सभी सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार की प्लेट के सीमाओं के घर्षण के क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी गतिविधि नहीं होती पाई जाती है। रसातल तल यानी एबसेल प्लेन, यह भी हमने बताया ना, जो समुद्री सतह का सबसे नीचे वाला एरिया होता है उसे एबेसल प्लेन कहते हैं। यानी महाद्वीपीय जो सेल्फ और ढाल स्लोप के बाद जो होता है उसे क्या कहते हैं, स्लोप के बाद होता है एबेसल प्लेन आता है। मैदान एक व्यापक मैदान है जो महाद्वीपीय मार्जिन और मध्य महासागरीय कटक के बीच स्थित होता है।
महासागर अपसरण के मामले में पुरानी प्लेट अपेक्षाकृत छोटी प्लेट के नीचे दब जाती है। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन चूज करना है। अगर ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक गलत है, क्योंकि प्रमुख ज्वालामुखी आमतौर पर क्या होती है, जो परिवर्तन सीमाओं पर नहीं होती है, बल्कि एक प्लेट जब दूसरे प्लेट के बीच घर्षण क्रिया होती है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, दुर्लभ उथले जो है भूकंप आते हैं। यानी इसमें क्या बात कर रहा है, यानी समानांतर वो ट्रांसफॉर्म प्लेट की बात कर रहा है। एक प्लेट दूसरे प्लेट के पैरेलल गति कर रही है, तो इनकी घर्षण से क्या आएगा, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी की कोई घटना नहीं होती। अब बढ़ रहा एबेसल प्लेन की बात कर रहा है, यानी रसातल यानी महासागरी महाद्वीप अपसरण तब होता है जब दो महाद्वीपी प्लेटें टकराती हैं, और जब महाद्वीपी प्लेटें टकराती हैं तो समग्र ऊपरी परत की ओर ले जाती हैं। तो क्या होता है, एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे, ये जो है ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 3 जो है गलत है, क्योंकि महासागर अपसरण में दो महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं। तो क्या होता है, सघन समुद्री प्लेट जो होती है कम सघन वाली समुद्री प्लेट के नीचे की ओर झुक जाती है, जिससे सीमा के साथ एक खाई बन जाती है, और सबडक्शन जोन के क्षेत्र का लगातार ज्वालामुखी चट्टानों की परतें बनती रहती हैं, और एक अन्य महासागरीय कष्ट के नीचे एक महासागर प्लेट सबडक्शन के परिणाम स्वरूप एक ज्वालामुखी जो है द्वीप चाप बनता है, आर्क बनता है, और एक खाई, कई भूकंपीय क्षेत्र होते हैं। इस प्रकार देखेंगे, इसमें 56 में आप देखेंगे, इसने पूछा है कौन सा उत्तर जो है सही है। तो इसमें देखेंगे इसमें ऑप्शन 2 है जो है गलत है, बचा कौन सा, ऑप्शन डी। तो इसमें सही पूछा है, केवल 2 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, हॉट स्पॉट के संदर्भ में विचार कीजिए। हॉट स्पॉट प्लेट सीमाओं के पास विकसित होता है। ऑप्शन 2 की बात करें, प्लेट गति को ट्रैक करने के लिए हॉट स्पॉट का उपयोग किया जा सकता है। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए की बात करें, हॉट स्पॉट की, हॉट स्पॉट जो होता है प्लेट सीमाओं से स्वतंत्र है, यानी प्लेट सीमाओं से कोई संबंधित नहीं है इसके बजाय जो है मेंटल प्लस पर होता है। यानी मेंटल प्लूम की बात करें तो पृथ्वी के परपटी के नीचे एक क्षेत्र है जहां मैग्मा आसपास के मैग्मा की तुलना में अधिक गर्म होता है। सपोज ये महासागरी प्लेट है और ये सबडक्शन हुआ है महासागरी प्लेट का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे। ठीक है, तो मैग्मा का उद्गार जो होगा, मैग्मा जो है सपोज यहाँ से मैग्मा निकल, यहाँ का जो मैग्मा होगा इसकी अपेक्षा जो है, जैसे यहाँ भी मैग्मा होगा, कन्वेक्शन करंट की थ्रू ये का फ्लो होता है, तभी तो प्लेटें गत करती हैं। तो जैसे एक क्षेत्र ऐसा होगा यहाँ के मैग्मा की अपेक्षा यहाँ का मैग्मा ज़्यादा गर्म होगा, तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे जो है मेंटल प्लूम कहते हैं। तो इस प्रकार जो है ये उसमें जब निकलती है चट्टानी वो परपटी के पिघलने से निकलती है, जिससे पृथ्वी की सतह पर व्यापक ज्वालामुखी गतिविधि होती है। तो इस प्रकार हॉटस्पॉट का संबंध जो है प्लेट सीमा से नहीं होता है, उसका जो है संबंध जो है ये मेंटल प्लूम से है। ऑप्शन एक गलत हो गया, तो सही पूछा, जहां जहां एक होगा वो एलिमिनेट कर दीजिए। बचा कौन सा, ऑप्शन सी, यानी प्लेट की गति को ट्रैक करने के लिए हॉटस्पॉट का उपयोग किया जाता है। तो आपने वैसे बताया कि ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, तो उसी हॉटस्पॉट के दौरान जो है जहां ज़्यादा गर्म मैग्मा होगा तो निकलेगा, उसी के दौरान जो है प्लेट की गति को ट्रैक किया जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, इसने पूछा है महाद्वीपीय और महासागरों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है, महासागरों के स्थान और भूमि द्रव्यमान पृथ्वी प्रणाली को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 2, बेसाल्टिक मैग्मा मध्य महासागरीय कटक से बाहर निकलता है। इसमें कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों अगर ऑप्शन एक की बात करें, पृथ्वी की सतह से सूर्य के प्रकाश जैसे अवशोषित या परावर्तित होता है, तो क्षेत्रीय तापमान, बर्फ की चादर की सीमा, क्षेत्र के जलवायु आदि महाद्वीपीय और महासागरों के वितरण को प्रभावित करती है। तो ये बात सही है कि महासागरों के स्थान और भूमि द्रव्यमान पृथ्वी की प्रणाली को प्रभावित करती है, तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 की बात करें दोस्तों, तो ये भी सही है, क्योंकि मध्य महासागर में मैग्नेटिक गतिविधि से उत्पन्न होने वाला एक प्रमुख प्रकार का लावा जो होता है बसाल्ट है, जिसे मध्य महासागर रिज बसाल्ट
भी कहा जाता है। बसाल्टिक मैग्मा जो पृथ्वी के महासागरीय क्रस्ट से निकलती है, ये ध्यान रखना है, पृथ्वी के महासागरीय क्रस्ट से क्या निकलेगी, बसाल्टिक लावा हमेशा निकलेगा। ग्रेनाइट कहाँ से निकलेगा, महाद्वीपीय से निकलेगा, जो लगभग क्या होता है, ये बसाल्टिक लावा 70 किलोमीटर की गहराई पर एस्ट्रोस्फीयर, यानी आपको ध्यान रखना एस्ट्रोस्फीयर से ही मैग्मा निकलता है, चाहे वो पृथ्वी पर निकले यानी महाद्वीप पर निकले या महासागर पर निकले, दोनों का लावा कहाँ एस्ट्रोस्फीयर से ही निकलता है। तो पृथ्वी की सतह पर अब तक सबसे आम चट्टान जो है का प्रकार है, क्योंकि पूरे समुद्र तल पे यह जो है बसाल्टिक लावा पाया जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे दोस्तों, इसमें ऑप्शन 2 भी सही है, ऑप्शन 1 भी सही है, इसमें सॉरी पूछा है, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, डिपोजिशन की बात कर रहा है, यानी प्लेसर डिपोजिशन की बात कर रहा है। इसमें कौन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 की बात करें तो प्लेसर निक्षेप नदियों में पाए जा सकते हैं। ऑप्शन 2 की बात करें, खनिज जो प्लेसर निक्षेप करते हैं वो रासायनिक रूप से अपक्षय प्रतिरोधी होते हैं। ऑप्शन 3 की बात करें, समुद्र तल के प्रसार सिद्धांत के समर्थन में प्लेसर निक्षेप एक प्रमाण है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर बात करें प्लेसर निक्षेप की, तो प्लेसर निक्षेप एक तलछटी प्रक्रियाओं के दौरान एक विशिष्ट स्रोत से चट्टान के गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण द्वारा गठित मूल्यवान खनिजों का संचय है। प्लेसर नदियों में पाया जा सकता है। जलोढ़ प्लेसर इसके विशेष रूप से समुद्र तटों के बीच पाए जाते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है कि खनिज जो प्लेसर निक्षेप करते हैं वे रासायनिक रूप से अपक्षय प्रतिरोधी होते हैं, यानी प्लेसर में निक्षेपण होने के लिए खनिजों के कणों में उच्च विशिष्ट गुरुत्व होना चाहिए, वो टिकाऊ भी होने चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए सोना और प्लेटिनम। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि प्लेसर निक्षेप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि ना कि महासागर नीतल प्रसरण का, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ये समर्थन करते हैं प्लेसर निक्षेप, ना कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 3 गलत है। सही पूछा है, 1 और 2 इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो प्लेट टेक्टोनिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 दिया गया है, प्लेट की सीमाएं प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन 2 दिया है, सक्रिय ज्वालामुखियों की चट्टानों में सोने का भंडार पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें आपको गलत चूज करना है। तो अगर बात करें दोस्तों ऑप्शन 1 की, प्लेट के सीमाएं प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित करती हैं, ठीक है, ये बात सही है। पृथ्वी के ऊर्जा और खनिज, मिट्टी के कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधन अतीत और वर्तमान में प्लेट सीमाओं के पास केंद्रित होते हैं। जब प्लेटें विस्थापित होती हैं तो तेल, सोना, खनिज जमा सतह के नीचे से सतह पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है कि सक्रिय ज्वालामुखी चट्टानों में सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो सोने के साथ साथ अन्य दुर्लभ धातुओं मेंटल के भीतर भी पिघली हुई चट्टानों के द्वारा सतह पर लाया जा सकता है। सोने और अन्य धातुओं के साथ जल मैग्मा द्वारा गर्म होता है और ज्वालामुखी में जमा हो जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे दोस्तों ऑप्शन सी सही है। तो आज का 20 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हुआ, यानी टोटल हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर लिया है। 40 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप स्कैन करके इसको फॉलो कर सकते हैं। क्लास की सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। आपको कोई अगर क्वेश्चन में कोई आंसर में आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप मेरे पर्सनल चैनल पर पर्सनल नंबर पर आप टेलीग्राम पर एसएमएस कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी शंकाओं को निदान करने की कोशिश करूंगा। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स आने तक आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट।